ठीक है, मैं स्क्रीन दिख रही है। फिर भी क्या दिख रहा है इसमें? केस ट्रिगर हैंडलिंग, ठीक है, अब क्या दिख रहा है? फीचर एपेक्स इन सेल्सफोर्स। ठीक है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, हम बात करने वाले हैं एसिंक्रोनस एपेक्स की, जिसको हम एसिंक एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है, वही एसिंक बेसिकली क्या है, वो एक शॉर्ट फॉर्म है, तो इसको हम एसिंक्रोनस एपेक्स भी बोलते हैं। ठीक है। अब एसिंक्रोनस एपेक्स क्या है, अगेन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू के टर्म्स में भी, और तुम्हारे डे टू डे जब काम करोगे उसके टर्म्स में भी। ठीक है। अब लेट्स से कि अब सबसे पहले बात करते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होता क्या है। तो एसिंक्रोनस एपेक्स बेसिकली क्या होता है कि जब भी हमारी कोई रिक्वायरमेंट है कि हमें कोई कोड, लेट्स से कि हमारे पास कोई एक क्लास है, उसके अंदर एक मेथड है, उस मेथड के अंदर जो भी कोड लिखा हुआ है, हम उसको तब एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। फ्यूचर मतलब कि 10 सेकंड बाद, 20 सेकंड बाद, या फिर 1 घंटे बाद, या 10 घंटे बाद। ठीक है। तो अगर हमारे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट है जिसको हम किसी पीस ऑफ कोड को हम फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है, एसिंक्रोनस एपेक्स, इसका जैसे एसिंक नाम है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या होगा, जैसे तुमने ट्रिगर चलाया और ट्रिगर से तुमने कुछ भी एसिंक्रोनस एपेक्स यूज किया है, तो होगा क्या कि वो थोड़ी देर में चलेगा। थोड़ी देर में मतलब वो दिखता तो वैसे लगभग लगभग ऐसा ही है कि तुमने ट्रिगर चलाया, तुम्हारा कोड चल गया, मतलब विद इन सेकेंड्स। ठीक है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि हम अपने जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं वहाँ पे ज्यादा डेटा होता नहीं है, वहाँ पे कुछ होता नहीं है। लेकिन जब हम बड़े ऑर्ग में जाएंगे तो हम देखेंगे हमें वेट करना पड़ता है 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, या 10 सेकेंड उस कोड को चलने का। ठीक है। तो एसिंक्रोनस अपेक्स यही होता है कि जो भी हमें अगर कोड फ्यूचर में रन कराना है कोई भी, ठीक है, तो जो है क्या कहते हैं, हम एसिंक्रोनस अपेक्स का यूज करते हैं। इसमें एक चीज और भी है कि एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है कि तब एग्जीक्यूट होता है जब उसको रिसोर्सेस फ्री मिलते हैं। ठीक है। रिसोर्सेस फ्री का मतलब क्या हुआ, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो सेल्सफोर्स है वो एक मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर है। ठीक है। मल्टी टेनेंट आर्किटेक्चर का क्या मतलब होता है? हम्म मल्टी टैलेंट मतलब काफी सारे तरीके से कर सकते हैं। मल्टी टैलेंट नहीं, टेनेंट। टैलेंट नहीं पता। ठीक है। नहीं पता तो पीछे पर पहले वाला जाके वीडियो देखना, मैं बता देता हूँ यहाँ पे। मल्टी टेनेंट का मतलब होता है कि हमारा जो सेल्सफोर्स है उसके अंदर क्या है कि सेल्सफोर्स का जो सर्वर है वो एक ही है। उस सर्वर में हर एक जो है कस्टमर्स, जितने भी कस्टमर्स हैं उनको एक एक बॉक्स दे दिया गया है। इसको ऐसे समझो कि एक घर है, पूरी बिल्डिंग है। ठीक है। अब एक जो पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो किसी एक आदमी से बिलोंग करती है, मतलब कोई भी हो सकता है, मतलब आदमी हो या फिर क्या कहते हैं औरत हो या लड़की हो, कोई भी है। ठीक है। उससे बिलोंग करती है। अब उसमें क्या होता है कि उसके अंदर जो है तुम्हारे कमरे बने होते हैं, हर फ्लोर में कमरे बने होते हैं, है ना। तो क्या होता है कि हर कमरा किसी न किसी दूसरे बंदे से बिलोंग करता है। आप फ्लैट खरीदने भी जाओ तो नोएडा नोएडा में, इधर यूपी में वो फ्लैट 99 ईयर्स के लीज में जाता है ना। तो उसमें क्या होता है कि वो एक बेसिकली उसको टेनेंट में दे दिया जाता है। अब या तो ऐसे समझो कि कोई बिल्डिंग है, 3-4 फ्लोर की बिल्डिंग है, किसी मालिक ने बनवाई है। अब उसके अंदर किराएदार रहने आए हैं लोग। ठीक है। तो क्या होगा कि हर एक एक कमरा मान लो उसने किराए के लिए दे दिया सबको। तो वो क्या हुआ, मल्टी टेनेंट, मतलब उसमें कई एक से ज्यादा किराएदार रह रहे हैं, और एक से ज्यादा किराएदार का अपना अपना है, क्योंकि हर एक कमरे में अलग होगा, किसी ने एसी लगवा रखी है, किसी ने फ्रिज लगवा रखी है, जो भी है। ठीक है। या तो ऐसे मान के चले कि किराएदार ने हर एक कमरे में कूलर या कुछ एक बेसिक व्यवस्था करके दी है जो कि हर कमरे में है। ठीक है। तो वही वैसे ही ये सेल्सफोर्स क्या है, सेल्सफोर्स ऐसे ही एक जो है क्या कहते हैं, सेल्सफोर्स का जो सर्वर है, ठीक है, वो एक ही है। उस सर्वर में उन्होंने क्या किया है, छोटे छोटे खाने बना के दे दिए। ठीक है। छोटे छोटे खाने मतलब कि जो है ठीक है, उन्होंने क्या किया कि अब जैसे मैं गया एज ए कस्टमर, मैंने बोला कि मुझे सेल्सफोर्स चाहिए। ठीक। उसको अपने हिसाब से फिर कस्टमाइज कर सकते हैं, है ना। हाँ, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पूछा कि ठीक है तुमको क्या चाहिए, सेल्स क्लाउड चाहिए, सर्विस क्लाउड चाहिए, क्या चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने मुझे एक डब्बा दे दिया, और उस डब्बे में मैं अपना कर रहा हूँ। ठीक है। तो उसके कुछ रिसोर्सेस होंगे।
ठीक है, जो भी उन्होंने डब्बा दिया उसमें कुछ रिसोर्सेस है। अब रिसोर्सेस को कुछ ऐसे समझ के रखो कि लेट से कि जो कमरा है उस कमरे में मालिक ने सबको एक एक रेंट वो दे दिया है, क्या बोलते हैं उसको सर्वेंट। ठीक है, तो अगर आप सर्वेंट को कोई एक काम दोगे, सर्वेंट फ्री है तो वो कर देगा तभी के तभी। ठीक है, लेकिन अगर सर्वेंट फ्री नहीं है तो वो वेट करेगा पहले फ्री होने का, उसके बाद दूसरा काम करेगा, जी है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है कि एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है कि जब रिसोर्स फ्री होते हैं तब रन होता है। अब अगर रिसोर्स तुरंत फ्री हो गया तो रन कर जाएगा, और अगर रिसोर्स 1 घंटे बाद फ्री हुआ तो 1 घंटे बाद रन करेगा। उसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यही है। ठीक, इसीलिए बोला जाता है कि एसिंक्रोनस एपेक्स विल बी एग्जीक्यूटेड व्हेन द रिसोर्सेस आर फ्री। कौन से रिसोर्स की बात कर रहे हैं हम उन रिसोर्सेस की बात कर रहे हैं जो कि हमारे सीपीयू में के अंदर होते हैं, बेसिकली मशीन, क्योंकि ये एक मशीन है, मशीन में भी रिसोर्सेस होते हैं ना, प्रोसेसर्स एंड ऑल होते हैं। ठीक है, तो वो रिसोर्स जब फ्री होंगे तभी आगे चल के हम हमारा एसिंक्रोनस एपेक्स रन होगा। ठीक है, तो फिर से ओवरऑल ओवरव्यू, एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है कि जब जो भी कोई पीस ऑफ कोड अगर हमें फ्यूचर में एग्जीक्यूट कराना है, या फिर एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होती है कि पीस ऑफ कोड दैट इज एग्जीक्यूटिंग इन नियर फ्यूचर, उसको हम एसिंक्रोनस एपेक्स कहते हैं। ठीक, उसकी जरूरत क्या होती है, उसकी जरूरत वही है कि कभी कभी हमारे पास रिक्वायरमेंट होती है जिसमें हमें कुछ कोड को फ्यूचर में रन करना होता है, हम नहीं चाहते कि वो उसी समय रन हो। ठीक है, वो बाद में भी रन होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे कोई फंक्शनैलिटी इंपैक्ट नहीं करेगी, इसलिए हम यूज करते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है, क्लियर। जी और एसिंक्रोनस एपेक्स अभी हमारे पास 4 तरह का होता है। ठीक है, फ्यूचर एपेक्स, क्यूएबल एपेक्स, बैच एपेक्स और शेड्यूल्ड एपेक्स। ठीक है, ये 4 तरह के हमारे पास एसिंक्रोनस एपेक्स होते हैं। जो लॉजिक हमने लिखा है अभी, जैसे हैंडलर, हेल्पर, और उसके अंदर क्वेरी करना, डीएमएल करना, वो सारा का सारा लॉजिक एज इट इज यहाँ पे भी होगा, बस थोड़ा सा इन सब का अपना अपना कुछ सिंटैक्स होता है, उस सिंटैक्स पे हमें ध्यान देना है। बाकी जो लॉजिक तुमने ट्रिगर्स में इतने सारे ट्रिगर लिखे हैं, लॉजिक उसी के हिसाब से चलेगा। ठीक है, जी ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है जो मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 प्रोसेस हैं। ऊपर वाला है प्रोसेस है वो सिंक्रोनस एपेक्स है, और नीचे वाला जो प्रोसेस है वो एसिंक्रोनस एपेक्स है। ठीक है, जी अब सिंक्रोनस एपेक्स में देखो होता क्या है। अब कॉल स्टैक को याद करो और उसके हिसाब से इसको देखो। लेट्स से कि तुम्हारे पास एक मेन मेथड है, कोई भी मेन मेथड है, जो वो चाहे तुम्हारा डिस्पैचर क्लास का मेथड हो चाहे जिसका हो। ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसने क्या किया, एक मेथड कॉल किया प्रोसेस 1 को। तो जब प्रोसेस 1 कंप्लीट होगा, सॉरी, जब प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो रहा होगा तो प्रोसेस 2 और प्रोसेस 3 उसका प्रोसेस 1 का वेट करेंगे कि जब प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा तभी हम प्रोसेस 2 पे जाएंगे। यही होता है ना। जी उसके बाद जब प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो गया, उसको फिनिश हो चुका है, ठीक है, तब वो प्रोसेस 2 में जाएगा। इसीलिए प्रोसेस 2 क्या कर रहा था, वेट कर रहा था इस रिस्पॉन्स फ्रॉम प्रोसेस 1। हम्म, जब प्रोसेस 2 एग्जीक्यूट होगा तो प्रोसेस 3 वेट करेगा कि प्रोसेस 2 अगर एग्जीक्यूट हो जाए तो उसके आगे फिर मैं काम करूं। ठीक, जी और फिर क्या होगा, प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट होगा। अब क्योंकि उसके बाद कोई प्रोसेस नहीं है तो वेट फॉर रिस्पॉन्स, और प्रोसेस हमारा जो भी है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो भी हमने एग्जांपल देखा वो ये देखा कि अगर हमारे पास 3 मेथड हैं और एक चौथा जो है मेन मेथड है, तो मेन मेथड प्रोसेस 1 को कॉल कर रहा है, प्रोसेस 1 प्रोसेस 2 को कॉल कर रहा है, प्रोसेस 2 प्रोसेस 3 को कॉल कर रहा है। तो क्या होगा, पहले प्रोसेस 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरी तरह से, तभी प्रोसेस 2 में जाएगा। और अगर प्रोसेस 1 में कोई एरर आ गई तो फिर वो प्रोसेस 2 में नहीं जाएगा। ठीक है, हम्म, इसी तरह अगर प्रोसेस 3 में कोई एरर, प्रोसेस 2 में एरर आ गई तो प्रोसेस 3 में नहीं जाएगा, और प्रोसेस 3 में एरर आई तो फिर तो वो फेल हो गया। ठीक है, हम्म, तो मतलब इसमें क्या होता है, इसमें पूरा एक साथ होता है, रियल टाइम पे होता है, इसमें कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा कि मैं बाद में एग्जीक्यूट होऊंगा। ठीक है, इसने पूरा का पूरा रियल टाइम किया इसको। ठीक, अब हम आते हैं एसिंक्रोनस एपेक्स में, सेम चीज, सेम सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे लिया, एक मेन मेथड लिया है। ठीक है, मेन मेथड में हमने, हमारे पास एक प्रोसेस 1 है, और प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 कॉल हो रहा है हम्म, जो कि एसिंक्रोनस है। ठीक है, हम्म, और फिर प्रोसेस 3 भी प्रोसेस 1 से ही कॉल हो रहा है। ठीक, जी
यहाँ पे इमेज में थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजन होगा, बस इसको ऐसे समझो कि प्रोसेस 1 से ही प्रोसेस 3 कॉल हो रहा है, प्रोसेस 1 से ही प्रोसेस 2 कॉल हो रहा है। ठीक है। जी जी तो क्या हुआ, जब प्रोसेस 1 चला, ठीक है, तो क्योंकि प्रोसेस 1 से प्रोसेस 3 कॉल हो रहा है, प्रोसेस 3 जो है तुम्हारा सिंक्रोनस एपेक्स है, तो प्रोसेस 1 को वेट करेगा कि प्रोसेस 1 कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर मैं प्रोसेस 3 को एग्जीक्यूट करूंगा। ठीक है। और जब प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो फिर ये कंप्लीट होगा। ठीक है। जी जी यहीं पे एक चीज और है कि प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 भी कॉल हो रहा है, जो कि एसिंक्रोनस है ना। जी तो जो चीज एसिंक्रोनस होती है वो तुरंत एक क्यू में चली जाती है, उसको हम बोलते हैं एपेक्स फ्लेक्स क्यू। उसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, बहुत एडवांस कॉन्सेप्ट है वो। ठीक है। जी बट होता क्या है, जो एसिंक्रोनस चीज होती है वो चली जाती है क्यू में, एपेक्स फ्लेक्स क्यू में, जिसमें हम 100 क्यू 100 रिकॉर्ड्स एक बार ही रख सकते हैं, 100 से ज्यादा नहीं रख सकते, नहीं तो एरर आएगा। ठीक। जी तो ये क्या होगा, ये बिहाइंड द सीन एग्जीक्यूट होगा। चांसेस हैं कि ये प्रोसेस 3 के एग्जीक्यूट होने के बाद तब तक ये भी एग्जीक्यूट हो जाए, या फिर चांसेस हैं कि प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट हो, प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाए, और उसके बाद ये जो तुम्हारा प्रोसेस 2 है वो बाद में यहाँ पे कंप्लीट हो। ठीक है। जी तो यहाँ पे इसीलिए क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है प्रोसेस 2 माइट गेट कंप्लीटेड। मतलब ये हो सकता है कि प्रोसेस 3 एग्जीक्यूट होते होते प्रोसेस 2 भी कंप्लीट हो जाए, या फिर हो सकता है कि जब प्रोसेस 3 कंप्लीट हुआ उसी समय प्रोसेस 2 भी कंप्लीट हो गया, या फिर ये सारा का सारा कंप्लीट हो गया और 1-2 सेकेंड बाद तुम्हारा प्रोसेस 2 कंप्लीट हुआ। जी ठीक है। तो बेसिकली एसिंक्रोनस एपेक्स क्या हुआ, ये पीछे हमने इसको क्या किया, पीछे इसको डाल दिया एक क्यू में, फ्लेक्स क्यू में डाल दिया। फ्लेक्स क्यू में डालते समय वो पहले चेक कर लेगा कि उसमें 100 आइटम पहले से तो नहीं है, और अगर 100 आइटम पहले से होंगे तो वो उसका एरर दे देगा, नहीं तो वो उस क्यू में डाल देगा। और जब फिर वो वेट करेगा कि नौकर कब खाली है, मतलब प्रोसेसर कब खाली है। जब प्रोसेसर खाली होगा तो फिर इसको प्रोसेस करके फिर इसको कंप्लीट कर देगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है, एक चीज जो बहुत हमें ध्यान में रखने वाली है वो ये कि प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 कॉल हो रहा है। ठीक है। इसको ऐसे करते हैं, लेट से कि हमारे पास ये ट्रिगर हैंडलर का आफ्टर इंसर्ट मेथड है। ठीक है। और हमने यहीं से कोई एक एसिंक एपेक्स कॉल कर दिया। ठीक है। यहां से हमने एसिंक एपेक्स कर दिया कि कॉल एसिंक एपेक्स। ठीक। ये कर दिया। अब यहां पे लेट से कि यहां पे कहीं एरर आ गई, यहाँ पे। ठीक है। जी एरर मतलब कि एरर ऐसी एरर की जो कि हम हैंडल नहीं कर रहे हैं। ठीक है। अनहैंडल्ड एरर बोल देते हैं इसको। अनहैंडल्ड एरर मतलब कि वो पीछे से एरर दे देगा। ठीक है। जी जब हम अनहैंडल्ड एरर होती है, तो अगर कोई, जैसे कि हमने यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, यहाँ पे क्यू में चला गया। ठीक है। ये क्या हुआ कि पुट ऑन अपेक्स फ्लेक्स क्यू। ठीक है। ये क्यू में चला गया। तो अगर इसके बाद इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी एरर आई, एक्सेप्शन आया जो थ्रो हुआ और जिसे हम हैंडल नहीं कर पा रहे, जी तो ये जो बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि फ्लेक्स क्यू में रखी गई है, ये अपने आप हट जाएगी। ये पूरा प्रोसेस सक्सेस होगा तभी ये क्यू में रहेगी, नहीं तो नहीं रहेगी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है ना कि अभी कभी लोग क्वेश्चन पूछ रहे थे कि अच्छा ये तो अब प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 कॉल हो गया, अब वो क्यू में चला गया और प्रोसेस 1 में कुछ और चीजें एग्जीक्यूट हो रही हैं और उसमें कहीं फेल हो गया, तो क्या प्रोसेस 2 रोल बैक होगा? रोल बैक मतलब क्या वो अब क्यू से हट जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन का क्या होगा? तो अगर इसमें कहीं पे भी एसिंक एपेक्स कॉल करने के बाद कहीं पे भी अगर इश्यू आया, तो ये जो बैकग्राउंड वाली प्रोसेस है वो भी रिवोल्व बैक हो जाएगी। ठीक है। जी ठीक है। तो उसके बाद जो है क्या कहते हैं, अब आगे बताओ कि अभी फिलहाल मुझे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है। हम्म। भैया, जब रिसोर्सेज खाली होते हैं वो उसके बाद प्रोसेस होता है, या जो मेन प्रोसेस होता है उसके बाद प्रोसेस होता है, और वो एक तो क्यू में अगर एपेक्स अगर फ्लेक्स में चला जाता है। हम्म, अगर मैं जब ये पूछूं कि व्हाट इज एसिंक्रोनस एपेक्स एज एन इंटरव्यूअर, तो मुझे क्या जवाब दोगे? हिंदी में ही बता दो, कोई बात नहीं, इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हो तो हिंदी में बता दो।
जिससे मैंने पूछा कि एसिंक्रोनस एपेक्स पे काम किया है या एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है। ठीक है, तो उसमें क्या जवाब दोगे कि क्या है मतलब एसिंक्रोनस एपेक्स। एसिंक्रोनस एपेक्स वो है जो मेन प्रोसेस के बाद प्रोसेस होता है, थोड़ी देर के लिए वो एपेक्स फ्लेक्स क्यू में चला जाता है, जहाँ पर अगर उसमें 100 रिकॉर्ड्स हैं तो वो सेव हो जाएगा उसमें, मतलब क्यू में रहेगा। और अगर 100 से ज़्यादा है तो फिर वो एरर दे देगा, और वो जो मेन प्रोसेस है उनके एग्जीक्यूशन के बाद एग्जीक्यूट होगा या उसके साथ एग्जीक्यूट होगा। और ये जो हंड्रेड रिकॉर्ड्स हैं वो कहाँ पे हैं। वो अगर उस प्रोसेस में, किस प्रोसेस में 100 रिकॉर्ड्स कहाँ पे बात कर रहे हैं हम, क्या नाम है उसका। जो एपेक्स फ्लेक्स क्यू में गए हैं, जो हम्म। प्रोसेस है उसमें 100 रिकॉर्ड है, तो कौन से 100 रिकॉर्ड। अगर उसमें पहले से 100 प्रोसेस एसिंक्रोनस प्रोसेस वेट कर रही हैं एग्जीक्यूशन के लिए, पहले से उसमें पड़ी हुई हैं, वो खुद ही वेट कर रही हैं कि मुझे एग्जीक्यूट होना है। ओके ओके ओके। ठीक है और उसमें। हाँ, और इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर सपोज उससे पहले जो प्रोसेस, उसके हाँ उसके बाद कोई प्रोसेस हो रहा है उसमें एरर आ गया, तो वो वो भी रोल बैक हो जाएगा। हम्म, ठीक है देखो, जो है सबसे पहले तो एसिंक्रोनस अपेक्स, तुम्हें ऐसे नहीं बताना कि प्रोसेस के बाद रन होता है या प्रोसेस के साथ। इसको ऐसे बताना कि एसिंक्रोनस अपेक्स जो होता है वो नियर फ्यूचर में रन होता है। और नियर फ्यूचर में कब रन होगा, जब हमारे पास प्रोसेस जो है क्या कहते हैं रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। ठीक है। हम्म अगर हम कहते हैं कि व्हाट इज एसिंक्रोनस एपेक्स, तो एसिंक्रोनस एपेक्स क्या है, पीस ऑफ एपेक्स कोड, क्योंकि उसका नाम ही एसिंक्रोनस एपेक्स है। ठीक है। Asynchronous apex is a piece of apex code that executes when the resources are available in near future। ठीक है, या तो ऐसे कह सकते हो कि an asynchronous apex is a process is a apex is a piece of code that executes in near future when the resources are free। ठीक है, इसको हिंदी में बता देता हूँ कि एसिंक्रोनस एपेक्स क्या है। कोड होता है, एपेक्स कोड होता है, वो तब एग्जीक्यूट होता है, फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा, और फ्यूचर में भी तब जब रिसोर्सेस फ्री होंगे। ठीक है। अब इसमें कोई पूछ सकता है कि रिसोर्सेस का क्या मतलब है, तो उसमें बता सकते हो कि एक सेल्सफोर्स जो है वो मल्टी टेनेंट आर्किटेक्ट में काम करता है। मतलब कि सिस्टम एक ही है, उसमें किराए में कई सारे लोग रह रहे हैं, मतलब सर्वर एक ही है जिसमें कि कई सारे कस्टमर्स ने उस सर्वर को ले रखा है। उस केस में क्या होता है कि सेल्सफोर्स ने दे रखा है सबको, तो रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, तो जब रिसोर्स फ्री होंगे तब वो चलेगा एसिंक्रोनस एपेक्स। ठीक है। उसके बाद यहीं पे रुक जाना है। अगर फिर वो पूछता है कि जो है, अगर उसके बाद ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेट्स से कि मेरा एक प्रोसेस है, एक मेथड है जो कि एक एसिंक्रोनस एपेक्स को कॉल करता है, और जो जिस मेथड ने एसिंक्रोनस, पहले उसने क्या किया, पहले लाइन से उसने एसिंक्रोनस एपेक्स को कॉल कर दिया, उसके बाद दूसरी या तीसरी लाइन में कोई एरर आ गई, तो उस केस में क्या होगा, क्या वो फ्लेक्स क्यू से हट जाएगा या फ्लेक्स क्यू से नहीं हटेगा। तो उस केस में आंसर है कि अगर एरर आएगी तो फ्लेक्स क्यू में जो भी है वो रोल बैक हो जाएगा। ठीक है। अगर वो पूछता है एसिंक्रोनस एपेक्स प्रोसेस के बाद एग्जीक्यूट होगा या प्रोसेस के साथ या प्रोसेस से पहले, तो आंसर हमेशा यही देना है कि प्रोसेस के बाद। ठीक है, उसको ये बोलना कि हमने मतलब हमने ऐसा कभी नहीं देखा कि प्रोसेस के साथ एग्जीक्यूट हो रहा हो। ठीक है। उसको बोलना कि पहले तो वो होता ही नहीं है, प्रोसेस के साथ एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसा हमने कभी नहीं देखा है, इसलिए मोस्टली ये प्रोसेस के बाद ही एग्जीक्यूट होता है। उसके पीछे रीजन, एक जस्टिफिकेशन ये है कि क्योंकि अभी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो रिसोर्स खुद ही बिजी है अभी। जब रिसोर्स बिजी है तो वो उस प्रोसेस के साथ कैसे एग्जीक्यूट कर सकता है। ठीक, जी ये जी। तुम उसको बता सकते हो। ठीक है। उसके बाद अगर वो एपेक्स फ्लेक्स क्यू का पूछता है कि
एपेक्स फ्लेक्स क्यू क्या होता है, या फिर एपेक्स फ्लेक्स क्यू में मैक्सिमम कितनी नंबर ऑफ प्रोसेस रह सकती हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो उसमें तुम बता सकते हो कि एपेक्स फ्लेक्स क्यू बेसिकली एसिंक्रोनस प्रोसेसेस को होल्ड करके रखता है, और जब रिसोर्सेस फ्री होते हैं तो एक एक वो भेजता जाता है कि अब इसको प्रोसेस करना है, अब इसको प्रोसेस करना है। ठीक, और उसमें मैक्सिमम 100 रिकॉर्ड रह सकते हैं एक टाइम पे, 100 प्रोसेस जो कि वेट कर रही हैं अपने एग्जीक्यूशन का। ठीक है, अपनी तरफ से फ्लेक्स क्यू का नाम नहीं लेना है। ठीक है, अपनी तरफ से रोल बैक और एरर को नहीं बताना है जब तक वो ना पूछे। वो अगर पूछता है कि व्हाट इज एसिंक्रोनस अपेक्स, तो उसको सिर्फ यही बताना है कि एसिंक्रोनस अपेक्स क्या होता है, फ्यूचर में रन होता है जब रिसोर्सेस फ्री होते हैं, बस। फिर उसके बाद वो पूछेगा टाइप्स ऑफ एसिंक्रोनस अपेक्स, तब तुम्हें ये 4 टाइप बताने हैं। ठीक है, फ्यूचर अपेक्स, क्यूएबल अपेक्स, बैच अपेक्स और शेड्यूल्ड अपेक्स। ठीक, जी जी। आज जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं हम फ्यूचर अपेक्स की। ठीक है, इसका नाम ही फ्यूचर अपेक्स है। ठीक, अब फ्यूचर अपेक्स का क्या है कि अगेन हमने क्या बात की थी, फ्यूचर अपेक्स क्या है, ये बेसिकली फ्यूचर एक मेथड है। ठीक है, फ्यूचर इज अ मेथड, हम एक किसी एक मेथड को फ्यूचर मेथड बना सकते हैं। कैसे, वो हम देखेंगे। तो बेसिकली क्या है फ्यूचर मेथड, क्या है या फ्यूचर एपेक्स क्या है, ये एक एसिंक्रोनस कोड है। ये तब रन होता है जब रिसोर्सेस फ्री होते हैं। ठीक है, और फ्यूचर मेथड, क्योंकि इसका रीजन ये भी हो सकता है ना कि अब कोई पूछेगा भाई तुम ये बोलोगे कि फ्यूचर मेथड क्या होता है या फ्यूचर एपेक्स क्या होता है, तो तुम यही बोलोगे ना कि फ्यूचर मेथड एक एसिंक्रोनस एपेक्स होता है जो कि बाद में रन होता है फ्यूचर में जब रिसोर्सेस फ्री होते हैं। है ना, यही होगा, यही होगा तुम्हारा जवाब। जी ठीक है, और यही होना चाहिए जब कोई पूछे व्हाट इज फ्यूचर मेथड, तो उसका जवाब यही होना चाहिए कि फ्यूचर मेथड इज अ एसिंक्रोनस अपेक्स दैट रन्स इन द बैकग्राउंड व्हेनेवर द रिसोर्सेस आर फ्री। ठीक, उसके बाद ये एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्यूचर एपेक्स रन कब होता, मतलब फ्यूचर एपेक्स में हमें क्या लिखना चाहिए, कौन सा कोड लिखना चाहिए। ठीक है, ऐसा किस तरह का कोई एक ऐसा जनरल जनरल वे है क्या जिससे हमें ये पता चले कि अगर कुछ ऐसी तरह की रिक्वायरमेंट है तो हमें फ्यूचर मेथड लिखना चाहिए या फ्यूचर एपेक्स लिखना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कुछ चीजें हैं यहाँ पे मैंने लिख रखी है। जब हम ट्रिगर से कॉल आउट कर रहे हो, ठीक है, अभी हमने डिस्कस नहीं किया कॉल आउट क्या होता है, बट उसको देखेंगे। जब हम ट्रिगर से कॉल आउट कर रहे हो, या फिर हमारे पास कोई एक प्रोसेस है वो बहुत टाइम ले रही है और वो अपने अपने खुद के टाइम में एग्जीक्यूट हो सकती है, उससे हमारा कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, बिजनेस में इम्पैक्ट नहीं होगा। जैसे कि हमको एक रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे हैं अकाउंट का, और अकाउंट के ट्रिगर से हमने कोई एक ऐसा मेथड कॉल किया जिसका अगर हमारा रिकॉर्ड सेव हो जाए, और सेव होने के बाद भी अगर वो प्रोसेस प्रोसेस नहीं हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बाद में भी प्रोसेस हो जाएगा 2-4 मिनट बाद, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर ऐसा है तो हम एसिंक्रोनस अपेक्स यूज करेंगे। ठीक है, एक एरर होती है मिक्स डीएमएल ऑपरेशन। ठीक है, एक एरर होती है मिक्स्ड डीएमएल ऑपरेशन। ठीक, इसको रिजॉल्व करने के लिए हम फ्यूचर मेथड यूज करते हैं। ठीक है, मोस्टली ये दो चीजों के केस में फीचर मेथड तुम्हें दिखेगा, एक कॉल आउट कर रहे हो या फिर मिक्स्ड डीएमएल ऑपरेशन को रिजॉल्व कर रहे हो। ठीक है, या फिर हमें हायर सेट ऑफ गवर्नर लिमिट्स चाहिए, जैसे कि एसओक्यूएल, डीएमएल, हीप साइज, सीपीयू टाइम आउट लिमिट, अगर इनकी हमें हायर सेट ऑफ वो चाहिए। ठीक है, सीपीयू टाइम आउट, सीपीयू टाइम आउट लिमिट। ठीक है, इनकी हायर सेट्स, हायर कैसे हो गया, मतलब फ्यूचर मेथड में क्या होता है जब रिसोर्सेस फ्री होते हैं ना, तो ये लिमिट्स जो होती हैं वो डबल हो जाती हैं। जैसे एसओ केवल नॉर्मल हमें सिंक्रोनस के केस में कितनी मिलती है, 100, 100 क्वेरी कर सकते हैं एक पूरे ट्रांजेक्शन में। एसिंक्रोनस के केस में हमारे पास 200 हो जाती हैं। ठीक है, इसी तरह डीएमएल हम 150 कर सकते हैं, एसिंक्रोनस के केस में 300 हो जाता है। ठीक है, हीप साइज हमारा नॉर्मल 6 MB होता है, एसिंक्रोनस के केस में 12 MB होता है। ठीक है, सीपीयू टाइम आउट लिमिट तो 6 गुना बढ़ जाता है, मतलब नॉर्मल 10 सेकंड होता है, एसिंक्रोनस अपेक्स में 60 सेकंड होता है। ठीक है, तो वो हमें हायर सेट ऑफ गवर्नर लिमिट्स भी मिल जाती हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारी प्रॉब्लम आ रही होती है
गवर्नर लिमिट्स को फेस कर रहे होते हैं, तब हम सोचते हैं कि हम कौन सा ऐसा कोड है जो एसिंक्रोनसली रन कर सकते हैं, जिससे कि हमारी लिमिट ना आए, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए इजिली। जी। ठीक है, हम्म। वो उस पे हमारा होता है, उस चीज पे। ठीक है, तो अगेन रीआइटरेटिंग, फिर से बता देता हूं, फ्यूचर अपेक्स या फ्यूचर मेथड इज एन एसिंक्रोनस अपेक्स जो कि तब एग्जीक्यूट होता है फ्यूचर में जब रिसोर्सेस अवेलेबल हो। ठीक है, फ्यूचर मेथड को हमें यूज कब करना चाहिए, या फिर ऐसे कौन से जेनरिक सिनारियो हैं, इन जनरल सिनारियो हैं जिसपे हम फ्यूचर मेथड लगा सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कि हम ट्रिगर से कॉल आउट कर रहे हो। दूसरा आता है कि हमारे पास एक लॉन्ग रनिंग प्रोसेस है जो अगर अपने खुद के टाइम में एग्जीक्यूट हो, फ्यूचर में एग्जीक्यूट हो, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रोसेस कुछ भी हो सकती है। ठीक है, तीसरा ये कि अगर कोई मिक्स्ड डीएमएल ऑपरेशन एरर आ रही हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए। और चौथा ये कि हमें अगर हायर सेट ऑफ गवर्नर लिमिट्स चाहिए तो वो हम जो है यूज करते हैं, फ्यूचर मेथड को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास एक फिर से एक क्वेश्चन खड़ा हो गया। क्वेश्चन ये है कि मिक्स डीएमएल एरर कब आती है फ्यूचर में, उसमें इंटरव्यू में बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, ये जो है तुमने तो पूछा नहीं कि मिक्स डीएमएल एरर क्या होता है, बट मिक्स डीएमएल एरर कब आती है, ये एक जो है इंटरव्यू का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वो मतलब जब जैसे बोलोगे ना कि फ्यूचर को हम यूज करते हैं मिक्स डीएमएल एरर रिजॉल्व करने के लिए, तो तुरंत पूछ लेगा और मिक्स डीएमएल एरर होती क्या है और आती कब है। ठीक है, तो मिक्स डीएमएल एरर तब आती है जब हम सेटअप ऑब्जेक्ट, ठीक है, एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट पे डीएमएल कर रहे हैं एक साथ। ठीक है, इसमें कह देते हैं कि डीएमएल इन सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट इन वन गो, मतलब एक साथ ही अगर हम दोनों सेटअप ऑब्जेक्ट पे और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट पे डीएमएल करते हैं तो एरर आती है मिक्स्ड डीएमएल ऑपरेशन की। अगर याद हो तो हमें एक बार आई थी जब तुम ट्रिगर कर रहे थे कुछ परमिशन सेट असाइनमेंट वाला, आई थी मिक्स्ड डीएमएल एरर, हाँ। हाँ जी, हाँ जी। है ना। तो इसमें होता है हमारा कि जब हम एक ही ट्रांजैक्शन के अंदर, एक ही ट्रांजैक्शन में हम सेटअप ऑब्जेक्ट और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट में डीएमएल कर रहे होते हैं तो आती है एरर मिक्स्ड डीएमएल की। ठीक है, मिक्स्ड डीएमएल एरर आती है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि पहले तुमने सेटअप ऑब्जेक्ट इंसर्ट किया उसके बाद नॉन सेटअप इंसर्ट कर रहे हो, या वाइस वर्सा, पहले नॉन सेटअप इंसर्ट कर दिया आप सेटअप इंसर्ट कर रहे हो, तो वो एरर देगा। अब इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि सेटअप और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास कुछ तो सेटअप ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें पता है, ठीक है, और कुछ हमें नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि हमें पता है। ठीक है, इसमें बहुत ही मतलब वो होता है, क्या कहते हैं, वो डेफिनेटली पूछेगा कि ठीक है नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट और सेटअप ऑब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। ठीक, अब सेटअप ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास जो आता है वो आता है जैसे कि यूजर विद रोल। ठीक है, जी। परमिशन सेट असाइनमेंट, ग्रुप मेंबर। ठीक है, ये हमारे उसके अंदर आते हैं सेटअप ऑब्जेक्ट के अंदर। और नॉन सेटअप के अंदर क्या होते हैं, कोई भी स्टैंडर्ड और कस्टम ऑब्जेक्ट जो कि सेटअप ऑब्जेक्ट का पार्ट ना हो। ठीक है, भैया चाहे जैसे अकाउंट। हाँ हाँ, अकाउंट शेयर भी सेटअप ऑब्जेक्ट में आएगा ना? नहीं, मैं बताता हूँ कि सेटअप ऑब्जेक्ट हम कैसे कोशिश करेंगे डिफाइन करने की। ठीक है, अब देखो सेटअप ऑब्जेक्ट को हम डिफाइन, अभी तो हमने यहाँ पे लिस्ट कर दिया कि सेटअप ऑब्जेक्ट, ठीक है, यूजर होता है, यूजर इंसर्ट करते हैं जो है क्या कहते हैं जिसके साथ रोल है। ठीक है, इंसर्ट यूजर में भी इंसर्ट यूजर विद रोल, परमिशन सेट असाइनमेंट, ग्रुप मेंबर, परमिशन सेट असाइनमेंट में ही दोनों आ जाता है, और ग्रुप मेंबर हो गया। और भी कई सारे हो सकते हैं इसमें, अगर यहाँ पे जाके इसको करोगे ना कि सेटअप एंड नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट, या तो ऐसे करो कि मिक्स डीएमएल ऑपरेशन।
ठीक है, प्लस सेल्स फोर्स। हमेशा कोशिश करो कि सेल्स फोर्स के डॉक्यूमेंट से पढ़ो, तो जो भी सर्च करना है पहले वो लिखो, फिर प्लस सेल्सफोर्स डॉक कर दो तो सेल्सफोर्स का डॉक्यूमेंट दे देगा। तो डेवलपर डॉक्यूमेंट मिलेगा एक, उससे पढ़ना कोशिश करना, इसमें बहुत कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो इसमें ये एग्जांपल देगा और इसके अंदर ये दे रखा है, ये दिया है इसने, सेटअप ऑब्जेक्ट्स आर लिस्टेड हियर। तो ये दे रखा है ऑथ सेशन फील्ड परमिशंस ग्रुप ग्रुप मेंबर, ठीक है, और भी कई सारे हैं। तो ये बेसिकली हमारे सेटअप ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि हम अगर इन किसी ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट्स हैं वो चाहे अकाउंट, कॉन्टैक्ट, लीड, अपॉर्चुनिटी, कुछ भी हो सकता है, अगर वो भी इंसर्ट हो रहा है एक साथ तो एरर आएगा। ठीक है, जी और यूजर में हमारे पास कुछ स्पेसिफिक फील्ड्स होती हैं, उन फील्ड्स के अलावा अगर हम कुछ और कर रहे हैं तो एरर नहीं आएगा HTML का। इसलिए उसमें ये 6 फील्ड होती हैं यूजर में। यूजर रोल आईडी, अगर यूजर एक्टिव हो रहा है नहीं हो रहा है, फोरकास्टिंग, पोर्टल, यूजर नेम, प्रोफाइल। ठीक है, इनमें से अगर कुछ भी हम चेंज कर रहे हैं तो वो एरर देता है अपडेट के केस में। ठीक है, जी अब सेटअप ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, मतलब डिफिनीशन क्या होगी, क्योंकि ये तो लिस्ट हो गए, ये लिस्ट हुआ ना। जी तो सेटअप ऑब्जेक्ट को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि मतलब अगर हम सेटअप ऑब्जेक्ट में कुछ भी डीएमएल करते हैं या कोई भी ऑपरेशन करते हैं तो हमारे ऑर्ग की सिक्योरिटी इंपैक्ट हो जाए। यहाँ पे हम ऑर्ग के सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। हम्म, ठीक है, तो लेट्स से कि हम कोई यूजर इंसर्ट कर रहे हैं जिसको रोल प्रोवाइडेड है। हम्म, ठीक है, तो अगर यूजर हम क्रिएट कर रहे हैं और उसको हमने रोल दे रखा है तो उससे और की सिक्योरिटी इंपैक्ट होगी ना, उसको एक्सेस मिलेगा, डेटा चला जाएगा, कुछ भी हो सकता है। हाँ जी ठीक है, सिमिलरली अगर हम किसी एग्जिस्टिंग यूजर को परमिशन सेट दे रहे हैं तो उससे भी सिक्योरिटी इंपैक्ट हो रही हम्म, है ना। जी ठीक है, और सिमिलरली जो है क्या कहते हैं हमारे पास ग्रुप मेंबर, अगर कोई ग्रुप है उसके अंदर हम किसी यूजर को ऐड करते हैं तो उससे भी सिक्योरिटी इंपैक्ट होती है, क्योंकि ग्रुप से हम रिकॉर्ड का एक्सेस देते हैं। हाँ जी ठीक, और बाकी ऑब्जेक्ट्स का तो हमने अभी डिस्कस कर ही लिया कि बाकी कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि नॉर्मल ऑब्जेक्ट है वो नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट के अंदर आता है। ठीक है, जी ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ हाँ जी कि एसिंक्रोनस अपेक्स क्या होती है, हाँ जी फ्लेक्स क्यू क्या होती है, एसिंक्रोनस अपेक्स कब एग्जीक्यूट होता है, अगर प्रोसेस जो एसिंक्रोनस अपेक्स को कॉल कर रही है उसमें कहीं एरर आ गया तो कैसे होगा, और उसके बाद फ्यूचर मेथड क्या होता है, मिक्स डीएमएल एरर क्या होता है, फ्यूचर मेथड की यूज केस क्या होते हैं। हाँ जी ठीक है, इतना क्लियर है। हाँ जी हम्म, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फ्यूचर मेथड। ठीक है, जी स्ट्रक्चर क्या है फ्यूचर मेथड का, किसी भी मेथड के ऊपर अगर हम @फ्यूचर लगा दें तो वो फ्यूचर मेथड बन जाता है। ठीक है, बट इसमें कुछ लिमिटेशंस है, मतलब लिमिटेशंस नहीं, इसके कुछ अपने खुद के रूल्स हैं, किसी भी मेथड को अगर फ्यूचर बनाना हो तो कैसे। ठीक है, जो मेथड है वो हमेशा पब्लिक या ग्लोबल होना चाहिए, पहली बात तो उसका जो एक्सेस मॉडिफायर है वो होना चाहिए पब्लिक या ग्लोबल, यहाँ पे पब्लिक लिखा हुआ है। इसका जो हमेशा मेथड स्टैटिक होना चाहिए, मेथड का रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होना चाहिए, पहली कंडीशन कि मेथड मस्ट बी पब्लिक और ग्लोबल, मेथड का रिटर्न टाइप हमेशा स्टैटिक हो, मेथड हमेशा स्टैटिक होना चाहिए, मेथड का रिटर्न टाइप हमेशा वॉइड होना चाहिए। जी ठीक है, मेथड के ऊपर जो एनोटेशन है वो हमेशा @फ्यूचर लगा होना चाहिए, तभी वो फ्यूचर मेथड बन कहलाया जाएगा। ठीक है, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि मेथड के अंदर जो पैरामीटर हमें पास करना है वो पैरामीटर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पास कर सकते हैं, जैसे कि स्ट्रिंग, इंटीजर, डेसिमल, डबल। हम लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग, लिस्ट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ स्ट्रिंग, वो सब पास कर सकते हैं, लेकिन हम एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट या फिर हमारी कोई क्लास है वो नहीं पास कर सकते, जो हमारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होते हैं वो हम नहीं पास कर सकते। जी ठीक है, हाँ अब यहाँ पे भी क्वेश्चंस आते हैं
ठीक है, हर एक चीज में। यहाँ पे भी क्वेश्चंस आएंगे। क्या क्वेश्चन आएंगे? फ्यूचर मेथड स्टैटिक ही क्यों होता है? ठीक है, तो उसका आंसर है क्योंकि हम इसको डायरेक्ट क्लास के थ्रू जिससे हम कॉल कर सके, इसलिए उसको स्टैटिक बनाते हैं। हमें क्लास को इंस्टांस ना क्रिएट करना पड़े, इसलिए हम स्टैटिक बनाते हैं। क्योंकि हम इंस्टांस क्रिएट करेंगे तो उसका हीप में मेमोरी एलोकेट होगा एंड ऑल। तो हम खाली फ्यूचर मेथड कॉल करने के लिए उसको वो नहीं बनाते, मतलब क्लास वेरिएबल बना, उसको इंस्टांस वेरिएबल बनाने की जगह हम उसको क्लास वेरिएबल बनाते हैं, जिससे कि हम क्लास नेम डॉट मेथड नेम से उसको कॉल कर सकें। ठीक है। जी। दूसरा चीज, मेथड में हमेशा उसका रिटर्न टाइप वॉइड क्यों होता है? ठीक है, तो इसका आंसर इसके उसी में है, इसके क्या कहते हैं डेफिनेशन में ही है। इसकी डेफिनेशन क्या कहती है फ्यूचर मेथड की? फ्यूचर मेथड की डेफिनेशन कहती है कि ये तब एग्जीक्यूट होगा, फ्यूचर में एग्जीक्यूट होगा जब रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे। ठीक है, तो अगर ये कुछ रिटर्न करेगा तो हम कब तक वेट करेंगे इसका? क्योंकि रिटर्न करेगा तो वो मेथड वेट करेगा रिटर्न करने का, है ना। रिटर्न जी। टाइप का मतलब बेसिकली, अगर तुमने कोई भी एक रिटर्न टाइप दे दिया, इसका मतलब ये है कि वो वेट करेगा कि तब जब तक ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा उसके आगे वाली लाइन एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। ठीक है, कुछ ऐसे। अगर मैं यहाँ पे एक मेथड बना दूं, लेट्स से कि मैंने एक मेथड बना दिया पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक मेन मेथड बना दिया और इस मेन मेथड से मैंने यहाँ पे कॉल कर लिया इस फ्यूचर मेथड को, और यहाँ पे मैं कुछ और कॉल कर रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने एक मेथड 2 कॉल कर लिया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये फ्यूचर मेथड अगर कुछ रिटर्न कर सकता तो इसी लाइन पे वो अटका रहेगा जब तक ये मेथड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब अब ये मेथड हमें पता नहीं कब एग्जीक्यूट होगा, कोई भरोसा नहीं है ना कि कब एग्जीक्यूट हो सकता है। 1 सेकंड में हो जाए, हो सकता है 15 सेकंड लगा दे, हो सकता है 2 घंटे लगा दे। तो हम यहाँ वेट नहीं कर सकते ना। 10 सेकंड का ही होता है हमारे पास, जो सीपीयू टाइम होता है वो 10 सेकंड ही होता जी। है ना। तो 10 सेकंड का ही होता है सीपीयू टाइम आउट। तो हम वेट 10 सेकंड से ज्यादा जैसे वो फट जाएगा वो। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसलिए इसका फ्यूचर मेथड कुछ भी रिटर्न नहीं करता है। ठीक, दूसरी चीज, तीसरा क्वेश्चन, पहला स्टैटिक क्यों होता है, दूसरा वॉइड क्यों होता है, तीसरा इसके अंदर हम सिर्फ और सिर्फ प्रिमिटिव डेटा टाइप्स ही क्यों स्टोर कर सकते हैं, मतलब भेज सकते हैं, हम एस ऑब्जेक्ट या क्लास या कुछ और क्यों नहीं भेज सकते? ठीक है, इसका आंसर भी इसके डेफिनेशन में ही छुपा हुआ है। फिर से डेफिनेशन इसकी क्या है, फ्यूचर मेथड की डेफिनेशन क्या है? Method are run when the resources are available. हाँ, रिसोर्सेस अवेलेबल है। तो लेट्स से कि मैं यहाँ पे अगर लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट भेज देता हूँ या एस ऑब्जेक्ट भेज देता, एस ऑब्जेक्ट मतलब कोई भी कस्टम या स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अकाउंट ACC ऐसे पास कर दिया। ठीक है, जी। और फिर इसके अंदर कुछ लॉजिक किया और फिर मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया ACC को। ठीक है, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होगी? प्रॉब्लम ये होगी कि लेट से कि ये मेथड कॉल हुआ, ठीक है, अब ये क्यू में चला गया। यहाँ पे मैंने उसी अकाउंट को अपडेट कर दिया, अपडेट अकाउंट। ठीक है, और इसकी कुछ फील्ड्स अपडेट कर दी मैंने, सम फील्ड्स। ठीक है, तो क्या लगता है ये अपडेटेड अकाउंट की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी मुझे? नहीं। नहीं मिलेगी। तो क्या होगा? डेटा लॉस। ठीक है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डेटा लॉस अगर हम एस ऑब्जेक्ट पास करते हैं या लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट पास करते हैं। इसलिए जो है क्या कहते हैं, ये जो मेथड है दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसका रीजन क्या है? जो क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस क्लियर हो गए हाँ जी। कि स्टैटिक क्या होता है
और क्या कहते हैं नॉन स्टैटिक क्या होता है, सॉरी नॉन स्टैटिक नहीं, वॉइड क्यों होता है, उसका रिटर्न टाइप, सॉरी इसके अंदर हम वेरिएबल्स क्यों नहीं पास कर सकते, वो सारी चीजें क्लियर है। सेटअप और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट क्लियर है। हाँ तुम्हें पूछ रहा था कि सेटअप और नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट क्लियर है। जी भैया। फ्यूचर मेथड क्या होता है क्लियर है। जी। उसका सिंटैक्स क्या होता है क्लियर है। जी। एसिंक्रोनस एपेक्स क्या होता है क्लियर है। जी भैया वो भी clear ठीक है, ये सारी चीजें क्लियर है। ठीक, अब फ्यूचर मेथड की कुछ लिमिटेशंस होती हैं, लिमिटेशंस को हम बाद में देखेंगे। हम सबसे पहले देखते हैं कि फ्यूचर मेथड बनाते कैसे हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम जो फ्यूचर मेथड देखेंगे, हम वो फ्यूचर मेथड देखेंगे जिसमें एरर आती है मिक्स्ड डीएमएल ऑपरेशन की। ठीक है, है। वो चीज देखेंगे हम। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास एक टेस्ट क्लास, अगर याद हो तो हमने जब रन एज का कॉन्सेप्ट देखा था तो हमने एक टेस्ट क्लास में यूजर वगैरह बनाया था, जी। है ना, बनाया था ना हमने। हाँ जी। हाँ तो हम वही करने वाले हैं, कॉपी। हम क्या करेंगे, हम एक नया क्लास बनाएंगे, ठीक है, और इसको मैं भी देता हूं नाम फ्यूचर मेथड डेमो। ठीक, और इसके अंदर हम एक क्लास बनाएंगे, मेथड बनाएंगे, क्लास नहीं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड क्रिएट यूजर करके बनाएंगे, और जो हमने टेस्ट क्लास का कोड था वो हमने यहाँ पे कॉपी कर दिया और पेस्ट कर दिया। ठीक, और इसको सेव कर दिया। ठीक है, यूजर हमने बनाया। अब इस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड हमने एक मेन मेथड बना दिया। ठीक है, या मेन की जगह इसको कर दो रन। जी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप 1 क्रिएट अकाउंट। ठीक है, जी। उसके बाद स्टेप 2 क्रिएट यूजर। अब ये क्या है, ये नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। ये सर। और ये हमारा सेटअप ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हैं। अकाउंट क्रिएट करने के लिए क्या होता है, अगर हमें कोई भी अकाउंट क्रिएट करना हो एपेक्स के थ्रू तो क्या करेंगे हम। अकाउंट हम्म, और उसका ऑब्जेक्ट नेम इक्वल टू न्यू अकाउंट। ठीक है, अकाउंट और लेट से हमने दे दिया एसईसी रिकॉर्ड इक्वल टू न्यू अकाउंट, और और जो भी वैल्यू डालनी यो फिर यहाँ इसी पे के इसी के अंदर दे देते हैं ना salesforce.org, और इसके अंदर रेटिंग दे देते हैं हॉट, और इसको हमने इंसर्ट कर दिया। ठीक है, और हो सकता है डुप्लीकेट वाले अकाउंट से फट जाए। ठीक है, salesforce.org कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ पे एक रैंडम इंटीजर ले लेते हैं, इसलिए कि हमारे अकाउंट का नेम डुप्लीकेट ना हो बेसिकली, इसलिए हमने एक रैंडम इंटीजर किया और इसके साथ ऐड कर देंगे एक। ठीक है, जिससे हमेशा नेम हमारा यूनिक रहेगा और कुछ नहीं, बस यही किया। जी। स्टेप 2 में हमें यूजर क्रिएट करना है, तो हम सिंपल इस यूजर को यहाँ पे कॉल कर देंगे, इसको सेव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, मिक्स डीएमएल एरर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। आना चाहिए भैया। ठीक है, आना चाहिए। ओके, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमारे पास यूजर लाइसेंस अवेलेबल है, क्योंकि हम यहाँ पे जो क्वेरी कर रहे हैं प्रोफाइल, वो हम क्वेरी कर रहे हैं मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स की, जिसका लाइसेंस होता है सेल्सफोर्स। ठीक है, हम्म, तो ये हमने यहाँ पे प्रोफाइल पे क्वेरी की, उसके लिए हमें यूजर देखना है यहाँ पे, तो हम जाएंगे कंपनी इंफॉर्मेशन में, और यहाँ पे हमें यूजर के एक्सेस दिखेगा कि हमारे पास सेल्स फोर्स का लाइसेंस 2 यूज हो चुके हैं। ठीक है, 2 यूज्ड हैं, तो हम क्या करते हैं, हम यूजर्स पे जाके एक यूजर को डीएक्टिवेट कर देंगे। ठीक, किसी भी एक यूजर को डीएक्टिवेट कर सकते हो, जैसे कि एक ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, ये रहा स्टैंडर्ड यूजर, इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं।
तो हमारे पास एक लाइसेंस अवेलेबल हो जाएगा। ठीक। जी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। इसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ से डिबग से ओपन एनॉर्मस विंडो से चला सकते हैं उसको। जी भैया। ठीक है, ऐसा हम इसको रन करेंगे। अब फिर से तुम ये कह रहे हो कि इसमें एरर आएगा, है ना, हाँ जी। मिक्स डीएमएल ऑपरेशन का। तो इसमें एग्जीक्यूट करते हैं और एरर नहीं आया और यूजर भी क्रिएट हो गया और अकाउंट भी। देखें, चलो चलते हैं अकाउंट, ऑल अकाउंट्स, और ऑल अकाउंट्स की जगह हम यहाँ पे जाएंगे न्यू दिस वीक, और ये रहा अकाउंट जो अभी क्रिएट हुआ है आज। इसका क्रिएटेड डेट भी दिखा देते हैं हम, 29 जून को क्रिएट हुआ 2023 में। क्रिएट हो हम्म, गया ना। जी। यूजर भी दिखा देते हैं, देखो ऑल यूजर्स है। इसको फिर से रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे एक यूजर आएगा, किस नेम से आएगा, मिक्स। अमित सिंह के नाम से। ठीक है, तो यहाँ पे आया अमित सिंह, ये उसका यूजर नेम है, देखो। हाँ जी। ठीक है, मिनिमम एक्सेस सेल्स फोर्स, और अगर इसको ओपन करोगे तो इसमें अगर क्रिएटेड डेट आ रहा होगा, ये रहा 29 जून को हुआ है। ठीक है, जी। तो ये क्यों हो गया, मतलब क्रिएट क्यों हो गया, चला क्यों नहीं। ठीक है, इसका रीजन मैं बताता हूँ, क्योंकि मैंने बताया ही नहीं। ये इसलिए नहीं चला, अगेन ये बहुत ही, मतलब कम लोग इस चीज को देखते हैं। रीजन इसलिए कम लोग इस चीज को देखते हैं क्योंकि वो लोग यहाँ पे जाके सेल्सफोर्स पे गूगल करते हैं मिक्स डीएमएल ऑपरेशन, और यहाँ पे जो लिखा होता है, ठीक है, हम्म, मिक्स डीएमएल ऑपरेशन, यहाँ पे जो लिखा होता है उसी चीज को वो लोग कॉपी पेस्ट करते हैं और उनकी एरर आ जाती है। हम्म, ठीक है, लेकिन हमने यहाँ का कॉपी पेस्ट नहीं किया है, हमने कुछ अपना किया हुआ है। ठीक, अब हमने क्या किया हुआ है, अब एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने बताई थी, हो सकता है ध्यान न दिया हो, या फिर हो सकता है स्लिप हो गया हो, और ऐसे नॉर्मल है, होता है कि जब हम यूजर क्रिएट कर रहे हैं तो मिक्स डीएमएल की एरर तभी आएगी जब उस क्रिएट करते हुए यूजर को हम रोल असाइन कर रहे हैं। यहाँ पे हमने रोल असाइन नहीं किया, अगर देखोगे तो यहाँ पे हमने कहीं पे भी रोल असाइन नहीं किया उस यूजर को। हम्म, ठीक है, जी। तो एरर वो तभी आएगी, मिक्स डीएमएल की एरर यूजर क्रिएट करते समय कब आएगी, जब आप उस यूजर को रोल असाइन करते हो। अब हम यहाँ से इस रोल को जो है क्या कहते हैं, अब हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं सेल्सफोर्स से। यूजर रोल एक ऑब्जेक्ट होता है, और जो कि, पहली बात तो सेल्सफोर्स में रोल्स जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। सेटअप में जाके रोल्स देखोगे तो यहाँ पे सारा कुछ दिख जाएगा। ठीक है, हमने डिस्कस भी किया था शायद इसको पहले। जी। ठीक है, तो अगर हमें इन रोल्स को क्वेरी करना है तो वो यूजर रोल का ऑब्जेक्ट होता है, उसके अंदर होते हैं वो। हम्म, ठीक, हमने क्या किया, हमने कहा ठीक है, एक रोल क्वेरी कर दो जिसका नाम COO है, और लिमिट कर दिया 1। ठीक, इसको हमने सेव कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इसके अंदर, यूजर के अंदर एक फील्ड होती है यूजर रोल आईडी। ठीक है, इस पे हम उस रोल की आईडी दे देंगे। अब अगर हम इसको रन करें तो एरर आएगी मिक्स डीएमएल ऑपरेशन की, आ गई। हम्म, और उसने क्या दिया कि फर्स्ट एक्सेप्शन ऑन रो, जो भी 0 है, मिक्स डीएमएल ऑपरेशन, आपने क्या किया, सेटअप ऑब्जेक्ट इज नॉट परमिटेड आफ्टर यू हैव अपडेटेड अ नॉन सेटअप ऑब्जेक्ट, और वाइस वर्सा। फिर इसने कहा कि पहले जो है, इसने कहा कि यूजर क्रिएट करते समय एरर आ रही है, आपने पहले से ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है आपका वो है अकाउंट, मतलब कि आपने अकाउंट क्रिएट किया इसलिए यूजर क्रिएट करते समय एरर आ गया। हम्म, ठीक है, अब अगर इसको आपको रिजॉल्व करना है तो आप कैसे करोगे, आप कहोगे ठीक है, मैं और इस मेथड को बना देता हूं फीचर मेथड, क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है ना कि आपको रोल देना ही देना है ना, यही रिक्वायरमेंट है ना कि उस यूजर को रोल होना ही चाहिए। जी। ठीक है, अब उस केस में आपने क्या किया, इसको बना दिया फीचर मेथड। ठीक है, अब अगर आप इसको रन करो तो देखोगे तो दो चीजें हैं, लॉग में दो चीजें आई।
इधर अगर बहुत ही ध्यान से देखो तो लॉग में क्या आ रहा है, तो टूलिंग वाला आ रहा है जो आपने यहाँ से एग्जीक्यूट करा ऊपर से इसको, ठीक है। हम्म, उसके बाद एक अलग से ऑपरेशन आ रहा है, वो कहता है फ्यूचर हैंडलर, ठीक है। और अगर इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखोगे तो इसने क्वेरी करी है रोल पे पहले, फिर इसने क्वेरी करी है प्रोफाइल पे, ठीक है। हम्म, फिर नीचे आओगे तो इसने कहीं ना कहीं ये मैथ वगैरह जो हम रैंडम इंटीजर बना रहे हैं, यूनिक नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, यूजर नेम, इनकोडिंग की, एलियास, तो वो सारा कुछ यहाँ पे कर रहा है। ये हमारा टेम्परेरी यूजर बनाया और फिर यहाँ पे इसने इंसर्ट कर दिया, ओपी कॉलन इंसर्ट, टाइप यूजर था, एक रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ, हम्म, ठीक। और हम्म, फिर यहाँ पे बाकी वो डीएमएल जो हमारे लिमिट्स थे, गवर्नर लिमिट्स, उसके बारे में पूरा का पूरा ब्यौरा दे देगा वो, जी, ठीक है। तो हुआ क्या, उसने क्या किया, पहले अकाउंट इंसर्ट किया और फिर यूजर इंसर्ट कर दिया, क्योंकि फ्यूचर मेथड था इसलिए कोई एरर नहीं आई, वो फ्यूचर में चला, अकाउंट इंसर्ट हो चुका है, अब ये इंसर्ट कर रहा है फ्यूचर को, ठीक है। फ्यूचर में अकाउंट इंसर्ट कर, सॉरी यूजर इंसर्ट कर रहा है। अब अगर आप अकाउंट पे जाके देखोगे न्यू दिस वीक, यहाँ पे दो अकाउंट दिखेंगे, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है। हम्म, हम्म, और यूजर में जाके देखोगे तो यूजर फिर से एक नया यूजर दिखेगा सेम नेम से, मिनिमम एक्सेस सेल्स सोर्स, ये देखो ये जी, एक्टिव है, जिसका रोल इस समय है COO, जी, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं तुम्हारा मिक्स, मतलब मिक्स डीएमएल ऑपरेशन का हमने देख लिया कि कैसे रिजॉल्व होती है, ठीक है। हम्म, हम्म, अब हमने यूजर फिर से डीएक्टिवेट कर दिया, अब हम बात करते हैं कि हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि अगर फ्यूचर मेथड कॉल करने के बाद कुछ एरर आ गई तो हम्म, इसका क्या होगा, ठीक है। हम्म, और एरर अनहैंडल्ड एरर होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक इंटीजर I इक्वल टू 100 डिवाइडेड बाई 0 जो कि एरर होती है, इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा मैथ एक्सेप्शन, मैथ एक्सेप्शन ही आएगा ना, हाँ जी, इसमें आएगा मैथ एक्सेप्शन। अब ये हैंडल्ड नहीं है, अगर हैंडल्ड नहीं है तो हमने क्या किया, पहले अकाउंट इंसर्ट किया, फिर यूजर क्रिएट को कॉल कर दिया जो कि फ्यूचर मेथड है, और फिर कोई एरर आ गया, हम्म, ठीक। अब अगर इस कोड को फिर से एग्जीक्यूट करोगे, ठीक है, तो एरर आ गया डिवाइड बाय 0 का, और तुम्हारा उसके आगे कोई कुछ नहीं चला, यहीं पे एरर आ गया, फ्यूचर हैंडलर गया ही नहीं, उससे करा कोई मतलब है नहीं, उसने रोल बैक कर दिया तुरंत, हम्म, ठीक है। अब यहीं पे अगर इसको ट्राई कैच में डाल दो, ट्राई में ये डाल दिया और कैच में ये डाल दिया कि ठीक है, हमें पता है कि हम एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। इसको सेव कर दिया, और इस बार इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ यूजर का, मिक्स्ड और डीएमएल बोल देता हूँ इसको, ठीक है। और अब अगर इसको हम एग्जीक्यूट करें तो क्या होगा, क्योंकि अब हमने इसको एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया है, यहाँ पे एक्सेप्शन को हमने क्या किया, हैंडल किया है, तो एक्सेप्शन अगर आएगा भी तो वो रोल बैक नहीं होगा, और वो हम्म, यहाँ पे फीचर हैंडलर साफ साफ दिखा रहा है कि चल गया फीचर हैंडलर, हम्म, ठीक है। और यहाँ पे जाओगे यूजर्स पे तो वो तुम्हें दिखाएगा भी कि सारे के सारे यूजर्स, यहाँ पे ये मिक्स टीएमएल वाला यूजर आ गया जिसका रोल सीईओ है, जिसकी प्रोफाइल मिनिमम एक्सेस सेल्सफोर्स है। हम्म, तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंटरव्यूअर ये बोलता है कि अगर हमने एक्सेप्शन हैंडल कर ली है तो क्या उस केस में क्या होगा, तो उस केस में रोल बैक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने हैंडल की है ना ट्राई कैच यूज करके, हम्म, तो उस केस में कुछ नहीं होगा। और यहाँ पे अपना वही जो हमने क्या किया था, लॉग करो एरर, ठीक है। क्लियर है, मिक्स डीएमएल ऑपरेशन कब आता है, स्पेशली जब यूजर क्रिएट करते समय, उस समय कब आता है। हेलो। हाँ जी, क्लियर है ना, जी भैया, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं लिमिटेशंस की। फ्यूचर मेथड में कुछ लिमिटेशंस होती हैं, तो लिमिटेशंस, पहली लिमिटेशन ये है कि जो एस ऑब्जेक्ट, जो फीचर मेथड के अंदर हम एस ऑब्जेक्ट, लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट या एस ऑब्जेक्ट पास नहीं कर सकते, कैन नॉट पास एस ऑब्जेक्ट और लिस्ट ऑफ एस ऑब्जेक्ट एज अ मेथड पैरामीटर, ठीक है, ये नहीं कर सकते हम। कैन नॉट कॉल फ्यूचर फ्रॉम फ्यूचर,
एक फीचर से हम दूसरा फीचर कॉल नहीं कर सकते, ये हम देखेंगे अभी, अभी हम देखेंगे, ठीक है। पहले जो हमारा हैंड्स ऑन ये डाल देते हैं यहाँ पे, हैंग हो गया, ठीक है। हाँ, कैन नॉट कॉल फ्यूचर फ्रॉम फ्यूचर, मतलब एक फ्यूचर मेथड से दूसरा फ्यूचर मेथड कॉल नहीं कर सकते। ये भी एक अगेन क्वेश्चन है कि क्या हम एक फ्यूचर मेथड से दूसरा फ्यूचर मेथड कॉल कर सकते हैं, आंसर है नहीं। ओके, रीजन क्या है फ्यूचर मेथड से दूसरा फ्यूचर मेथड ना कॉल होने का, ठीक है। तो इसका भी आंसर वही है कि हम एक फीचर मेथड, अब एक तो हमें यही नहीं पता कि पहला वाला फीचर मेथड कब कॉल होगा, उसके बाद हम कह रहे हैं कि दूसरा वाला फीचर मेथड भी कॉल कर दो, उस एक फीचर मेथड से दूसरा फीचर मेथड कॉल कर दो। तो हमें पता ही नहीं चल रहा है कब चल रहा है, कब हो सकता है कि महीनों लग रहे हैं उसमें, घंटों लग रहे हैं। तो उसका रीजन यही है कि एक फीचर मेथड से दूसरा फीचर मेथड इसलिए नहीं कॉल करते क्योंकि हम फीचर मेथड को ट्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। जी हमें पता ही नहीं है कि पहला वाला कब एग्जीक्यूट होगा तो दूसरा वाला क्यों कॉल कर रहे हैं, ठीक है। जी दूसरा ये कि तीसरा पॉइंट, वी कैन नॉट मॉनिटर फ्यूचर मेथड, ठीक है। हम फ्यूचर मेथड को मॉनिटर नहीं कर सकते, हम पता नहीं कर सकते कि हमारा फ्यूचर मेथड का स्टेटस क्या है, वो कब चलेगा, किस मतलब स्टार्ट हुआ भी नहीं हुआ, किस स्टेट में है, उसको हम बिल्कुल भी मॉनिटर नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि इसकी हमें आईडी नहीं मिलती मॉनिटर करने के लिए, ठीक, ये क्लियर, जी ठीक है। उसके बाद चेनिंग, वही चेनिंग और ये दोनों है, बेसिकली ये दोनों सेम ही है, मतलब चेन करना, चेन मतलब वही है ना, चेन, चेन तो समझते हो ना, नॉर्मल चेन, एक के बाद एक। नॉर्मल चेन वही होता है ना, हाँ एक के बाद एक उसमें जुड़ी होती है कड़ी, वही है यहाँ पे कि एक के बाद एक फीचर मेथड नहीं कॉल कर सकते, तो वही है यहाँ पे, ठीक है। और फ्यूचर मेथड हमेशा जो है क्या कहते हैं, छोटे रिकॉर्ड्स के लिए काम करता है। अगर मुझसे कोई पूछे कि फ्यूचर मेथड कब यूज करोगे, तो मैं बोलूंगा कि अगर मेरे पास 10 से 20 रिकॉर्ड है तो ही मैं फ्यूचर मेथड यूज करूंगा, नहीं तो नहीं यूज करूंगा, ठीक है। और जो मैक्सिमम लिमिट है, एक मिनट, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ कि देयर कैन बी ओनली 50 फ्यूचर मेथड इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, मतलब कि हम 50 फीचर मेथड को डाल सकते हैं एक सिंगल ट्रांजेक्शन में। जैसे कि हमारे पास एक कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर हमने फॉर लूप लगाया और फॉर लूप के अंदर से हम फ्यूचर मेथड कॉल कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 50 बार हम उसको कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। अगर 50 से ज्यादा करेंगे तो एरर आ जाएगी, ठीक है। जी और यहाँ पे भी अगेन 50 करने से पहले अगर फ्लेक्स क्यू में 100 से ज्यादा रिकॉर्ड हो गए तो वहीं पे फट जाएगा वो। इवन लेट से कि हमारे पास हमने फ्यूचर मेथड में एक ही रिकॉर्ड डाला और फ्लेक्स क्यू हो गई 100, तो वो वहीं पे फट जाता है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वहीं पे फट जाता है कि ठीक है, अब उससे ज्यादा नहीं हो पाएगा, ठीक। ये भैया, होता है हमारा हाँ। एक क्वेश्चन है। आप बोल रहे हो कि स्मॉल रिकॉर्ड के लिए करना चाहिए, लेकिन जब हमें इसमें हीप साइज भी ज्यादा मिलता है, सीपीयू टाइम आउट भी ज्यादा मिलता है, तो हम इसमें बड़े रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बड़े रिकॉर्ड्स में नहीं काम करेगा वो। जी फ्यूचर मेथड का जो भी है, क्या होता है कि और भी लिमिटेशन हमें कंसीडर करनी पड़ेंगी। पहले तो हम ये पैरामीटर वाला लिमिटेशन, ठीक है। हम्म, दूसरा, हम उसकी चेनिंग नहीं कर सकते, ठीक है। हम्म, जी तीसरी जो है क्या कहते हैं, हमें उसका कोई ट्रैकिंग रेफरेंस नहीं मिलता, तो हम उसको ट्रैक नहीं कर सकते। हमें अब हमने कोई डिलीवरी जो है क्या कहते हैं ब्लू डार्ट से मंगवाई है, बट हमें ट्रैकिंग आईडी उसकी मिली नहीं, तो हमें पता कहाँ चलेगा कहाँ तक आया, कहाँ तक नहीं आया, कहाँ है, चला भी नहीं चला, एरर आ गया, क्या हुआ, जी जी ठीक है। दूसरी चीज की जो है क्या कहते हैं, मैक्सिमम 50 फीचर मेथड्स ही हो सकते हैं, हम्म, ठीक। अब स्मॉल रिकॉर्ड्स इसलिए बोलते हैं कि मोस्टली जब यूज करोगे तो ट्रिगर के टाइम पे फीचर मेथड यूज करोगे, हम्म, ठीक है। और हो सकता है कि कुछ दिन बाद फीचर मेथड यूज ही ना करो, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि फीचर मेथड के आगे भी इनहेंसमेंट हुए हैं। अभी हम सिर्फ पहला एसिंक अपेक्स पढ़ रहे हैं जो कि फीचर मेथड, अभी हमने दो तो पढ़े ही नहीं, क्यूएबल और बैच, हम्म, ठीक है। तो हर एक जो है क्या कहते हैं एसिंक एपेक्स का अपना एक
सिग्निफिकेंस है जब बड़े रिकॉर्ड की बात करते हैं। मतलब स्मॉल रिकॉर्ड का कहने का मतलब मेरा है कि जो है क्या कहते हैं 10 और 20 रिकॉर्ड्स, मतलब एक बार में प्रोसेस करने के लिए। ठीक है। जब ज्यादा बड़े रिकॉर्ड प्रोसेस करने हो तो हमारे पास क्यूएबल होता है, उससे ज्यादा रिकॉर्ड प्रोसेस करने हो तो हमारे पास बैच एपेक्स होता है। ठीक है। जी जी तो हर एक एसिंक एपेक्स का अपना एक सिग्निफिकेंस है, इसलिए वो उनका है। ठीक है। हीप साइज एंड ऑल मिलता है, आप ट्राई कर सकते हो इसमें बहुत सारे। अब 1000 2000 रिकॉर्ड प्रोसेस कर दो, फ्यूचर मेथड में वो करने दो उसको, अगर कर पा रहा है तो बढ़िया है, बिल्कुल कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। बट मतलब बेस्ट अगर उसको देखा जाए तो स्मॉल साइज ऑफ रिकॉर्ड्स पे ही चलेगा। जी ठीक है, मतलब स्मॉल साइज ऑफ रिकॉर्ड्स पे मस्त चलेगा वो, बिना ब्रेक हुए। जी ठीक है। और उस पे भी कभी कभी स्मॉल साइज रिकॉर्ड में भी नहीं चलता, क्योंकि इतनी ज्यादा प्रोसेस हो जाती है, तो उसके लिए भी हमें फ्यूचर की जगह कुछ और में यूज करना पड़ता है। ठीक। तो ये हो गया हमारा। अब हम बात कर रहे थे इसके कि हम फ्यूचर मेथड से फ्यूचर मेथड कॉल नहीं कर सकते। ठीक। हम्म, तो हम एक काम करते हैं, एक और फ्यूचर मेथड बना लेते हैं। अब एक चीज और, हाँ, एक क्लास में एक से ज्यादा फ्यूचर मेथड नहीं हो सकता। वो जो मैंने आई थिंक मैं भूल गया था, बट इसको हम यहाँ पे करें तो हम अगर एक और फ्यूचर मेथड बनाएं, ठीक है, लेट्स से मेथड 2, तो मेरे हिसाब से एरर आ जाना चाहिए। और सेव हो गया। ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेथड 2 हो गया, ठीक, इसी के अंदर क्लास के अंदर ही मेथड 2 हो गया। अब क्या है कि क्रिएट यूजर हमारा फ्यूचर मेथड है ना। तो अगर हम क्रिएट यूजर करने के बाद ये जो हमारा मेथड 2 है, इसमें कुछ नहीं है, बस ये फ्यूचर मेथड हम्म, है। सॉरी, ये सिर्फ फ्यूचर मेथड है, इसमें है कुछ नहीं। अगर हम इस मेथड 2 को यहाँ से कॉल कर दें क्रिएट यूजर रिकॉर्ड से, या इससे पहले कर लेते हैं, ठीक है, यहीं पे कर लेते हैं। ठीक। तो देखते हैं कि ये करने देगा कि नहीं। तो इसको हम अगर रन करें तो ये देखो वहां पे एरर नहीं आया, रन टाइम एरर नहीं, यहाँ पे आ गया। अगर इस पे देखोगे लॉग्स में, तो इसने क्या किया कि फ्यूचर मेथड कैन नॉट बी कॉल्ड फ्रॉम अ फ्यूचर और बैच। ठीक है। हम्म, तो मतलब फ्यूचर मेथड से दूसरा फ्यूचर मेथड आप कॉल नहीं कर सकते हो। रीजन वही जो मैंने अभी बताया, कि फ्यूचर मेथड से वही क्या कहते हैं ट्रैक नहीं कर सकते, वो सारी चीजें हैं उसकी, तो इसलिए हम उसको नहीं कर सकते, उसको कॉल एंड ऑल नहीं कर सकते। ठीक है। जी ठीक है, और जो है क्या कहते हैं, हाँ अभी कोई क्वेश्चन, कुछ भी जो भी हमने अभी किया, ये बहुत ही देखो, एसिंक्रोन जितना ज्यादा ट्रिगर इंपॉर्टेंट है उतना ज्यादा अपना ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। ऐसा जो है क्या कहते हैं, उसमें ये मान के चलो कि कोई भी ऐसी चीज को तुम मिस नहीं कर सकते हो कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सारा कुछ इंपॉर्टेंट है फॉर श्योर, ये मान के चलो। ठीक है। तो कुछ जो है क्या कहते हैं, लगता है कि कुछ कंफ्यूजन है या कुछ समझ में नहीं आया या कुछ भी, तो उसको बता सकते हो, उसको पूछ सकते हो। मतलब बताने का कहने का मतलब ये था मेरा। एक क्लास में 50 कर सकते हैं ना भैया, 50 मतलब फ्यूचर मेथड बना सकते हैं, एक ट्रांजेक्शन में हम 50 फ्यूचर मेथड कॉल कर सकते हैं। कॉल कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। यहाँ पे जो लिखा है देयर कैन बी ओनली 50 फ्यूचर मेथड इन अ सिंगल ट्रांजेक्शन, क्लास नहीं लिखी। जी ठीक है। हम्म, तो मतलब यही था हमारा आज का एसिंक्रोनस अपेक्स से शुरुआत करने का, जिसमें हमने फ्यूचर मेथड डिस्कस किया। जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वही ये कीवेबल होगा, एंड देन बैच एंड देन शेड्यूल्ड। ठीक है, और डिफरेंसेस वगैरह बीच बीच में डिस्कस करते रहेंगे। क्वेश्चंस मैं अपडेट करूंगा, जो भी हमारे एक्सेप्शन एंड ऑल का मैंने किया हुआ है। तो मेक श्योर कि ये जो क्वेश्चंस का डॉक्यूमेंट है इसको तुम देखते रहो टाइम टू टाइम, क्योंकि मैं इसमें अपडेट करता रहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने असाइनमेंट है अपडेट किया एक्सेप्शन हैंडलिंग का, यहाँ पे क्वेश्चंस मैंने नहीं डाले, बट मैं क्वेश्चंस डालने वाला हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के। उसके बाद मैं क्वेश्चंस डालूंगा हमारा फ्यूचर अपेक्स का, एसिंक्रोनस अपेक्स का। तो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तुम्हारे लर्निंग और इंटरव्यू के पर्पज से, दोनों के पर्पज से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जी भैया एक क्वेश्चन पूछ लूं। हम्म। अ, जैसे हम इनर क्वेरी करते हैं तो हम उसको भी मतलब जैसे हमने
अकाउंट से कॉन्टैक्ट में क्वेरी किया, इनर क्वेरी, तो हम उसको लिस्ट ऑफ अकाउंट में सेव करेंगे। हाँ, लिस्ट ऑफ अकाउंट में ही सेव होगा ना। क्वेरी पेरेंट ऑब्जेक्ट कौन है? पेरेंट अकाउंट है भैया। पेरेंट अकाउंट है तो लिस्ट ऑफ अकाउंट में स्टोर होगा। जब उसको गेट करोगे तो ऐसे करोगे, देखो बता देता हूं मैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे तुमने किया कि, क्योंकि फ्रॉम के बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है तुम्हारा, अकाउंट आएगा भैया। तो फ्रॉम के बाद अकाउंट आएगा ना। फ्रॉम अकाउंट, लेट्स से लिमिट 10। ठीक। अब फ्रॉम के बाद जो भी आएगा उसी की लिस्ट बनेगी। हम्म। फ्रॉम के बाद अकाउंट, अब यहाँ पे तुम अपना और फील्ड लगा दो। अब यहाँ पे लगा दो कि ठीक है, मुझे कांटेक्ट भी क्वेरी करने हैं, तो तुमने लगा दिया कि सेलेक्ट आईडी नेम ईमेल फ्रॉम कांटेक्ट, यस कॉन्टैक्ट्स, ऐसे करके। ठीक। हम्म। अब यहाँ पे जो तुम्हारा होगा, यहाँ पे अकाउंट ACC कॉलन अकाउंट लिस्ट, और यहाँ पे अब अगर कांटेक्ट का लिस्ट चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक से ज्यादा रिकॉर्ड है। जी। ठीक है, अब यहाँ पे तुमको हर एक अकाउंट के अगेंस्ट में एक से ज्यादा कांटेक्ट होंगे। जी। तो अब लिस्ट है, लिस्ट का एक 1 बाय 1 फॉर लूप के थ्रू इटरेट करोगे, हम्म। है जी। ना। और फिर यहाँ पे क्या करोगे कि जो है क्या कहते हैं अपना, अब यहाँ पे तुम्हें एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी, भले ही इसमें एक ही कांटेक्ट हो या ना हो। हम्म। यहाँ पे तुम्हें एक और लिस्ट बनानी पड़ेगी। यहाँ पे बोलोगे कि कांटेक्ट लिस्ट, और ये कैसे मिलेगी, ये जो वेरिएबल है ACC डॉट, और जो भी रिलेशनशिप का नेम है फ्रॉम के बाद वो। ठीक है, जी। ये उसके बाद यहाँ पे जो भी क्वेरी करनी है, मतलब कंडीशन लगानी है कि ठीक है ये नल ना हो हमारा। ठीक है, रिमेम्बर नल पॉइंटर एक्सेप्शन। मतलब जो भी फॉर लूप कंडीशन जो भी लगानी है उसके बाद लगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो करना है कर दो, अपना प्रिंट कर दो कि ठीक है सिस्टम डॉट डिबग कॉन्टैक्ट, ऐसे, या तो इसमें दे दो टोटल कॉन्टैक्ट आर, और इसका साइज प्रिंट कर दो, एग्जीक्यूट कर दो, वो कर देगा। अच्छा ओके, ओके, यहाँ पे साइज ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक। अब इसको करोगे तो वो प्रिंट करके दे देगा अपना तुम्हारा हर एक अकाउंट का 111, मतलब आई थिंक उस अकाउंट के कॉन्टैक्ट के अंदर, इन अकाउंट्स के अंदर। अच्छा 10 अकाउंट मैंने क्वेरी किया था, इसने 10 क्यों नहीं प्रिंट किया, शायद 4 ही प्रिंट करे, वाह। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी आई थिंक कांटेक्ट ही नहीं रहे होंगे बाकी अकाउंट के अंदर, इसलिए नहीं किया उसने। ठीक है, तो ये है, ये अब क्लियर है ये। जी भैया clear। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं ऐसे ही मतलब वो पेरेंट वाला भी ऐसे ही आ जाएगा, चाइल्ड टू पेरेंट। चाइल्ड टू पेरेंट में चाइल्ड की वो बनेगी, और चाइल्ड टू पेरेंट में इसकी ये लिस्ट वगैरह नहीं होगा, तो सिंपल आ जाएगा। अगर यहाँ एक अकाउंट का पेरेंट होता है अकाउंट जिसकी API नेम होती है पेरेंट, तो अगर यहाँ पे एक्सेस करोगे तो इसको ऐसे एक्सेस करोगे ना, ACC डॉट पेरेंट डॉट नेम, हाँ जी हाँ जी। ऐसे एक्सेस करोगे। हाँ। ठीक है, जी। ठीक। और कोई क्वेश्चन कुछ भी? नहीं भैया।